नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। हमारे साथ हैं रिटायर्ड कर्नल एसपी मलिक साहब, विशिष्ट सेवा मेडल। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार नमस्कार अवनीश जी, धन्यवाद जी। सर, आज सुबह एक बार फिर हम उठे, एक दिन और हम उठे थे तो हमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पता चला। आज सुबह जी। जब भारत में हम सारे लोग जगे तो हमें इजराइल का ईरान के ऊपर ऑपरेशन राइजिंग लायन इसके बारे में जी। पता चला। हालांकि जी। सुबह होते होते अमेरिका के तरफ से एक औपचारिक स्टेटमेंट आया कि देखिए साहब, ये इजराइल का अपना हिसाब किताब है, उसने आपके ऊपर किया है। 7 जी। मिनट का एक वीडियो रिलीज नेतन्याहू का आया, उसमें उन्होंने जो बात कही कि ईरान चूंकि न्यूक्लियर वेपन बना रहा था और ईरान जिस तरीके से खोमेनी के नेतृत्व में रेडिकलाइज हो रहा है, तो वो निश्चित तौर पर हमारे ऊपर आज नहीं तो कल एटॉमिक अटैक कर सकता था, इसलिए हमने उसके एटॉमिक बेसिस को निपटा दिया। 200 जी। फाइटर जेट वहां गए, ड्रोन अटैक ईरान के अंदर से ही बिल्कुल यूक्रेन वाली शैली में जैसे रसा के ऊपर किया, वैसे ही वहां भी हमला हुआ। सवाल ये जी। होता है सर कि दो पहलू ऐसे हैं जिसको लेके एनालाइज करना चाहूंगा मैं आपके साथ। एक तो ये बहुत कुछ दो चीजें ऐसी है जो साउंड करती हैं ऑपरेशन सिंदूर की तहत। ऑपरेशन सिंदूर में जब हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे देशवासियों को संबोधित किया पास करने के बाद, तो उन्होंने कहा कि अब हम पाकिस्तान की तरफ से किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के शिकार नहीं होंगे, नहीं चलेगी। नेतन्याहू ने भी जब 7 मिनट का वीडियो रिलीज किया है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 10 उसने न्यूक्लियर या तो बना लिए थे या बनाने वाला था, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक ये सिमिलरिटी दिखाई देती है। दूसरी सिमिलरिटी, जब हमारे डिफेंस की तरफ से औपचारिक बयान आया कि ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद हमारे सभी पायलट सुरक्षित वापस लौट आए। अभी जिस जी। समय मैं आपसे रिकॉर्ड कर रहा हूं और दर्शक देख रहे हैं, तो आज शाम लगभग 3:15 या 17 पर इजराइल की तरफ से भी बिल्कुल वही कॉपीड स्टेटमेंट कि हमारे भी सभी पायलट जो हैं वो ऑपरेशन राइजिंग लाइन करके वापस आ चुके हैं। तीसरा जो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरीके से ट्रंप ने बड़बड़ाहट दिखाई, हड़बड़ाहट दिखाई और महफिल लूटने का प्रयास किया, बाद में कहा कि नहीं, हमने मीडिएशन नहीं किया, लेकिन यही स्थिति यहां भी देखने को मिली है अमेरिका की। एक तरफ अमेरिका ने सुबह कहा कि नहीं साहब, हमारा कुछ काम नहीं है, इजराइल का है, लेकिन अब ट्रंप ईरान को खुली धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया ऐसा है, हमारे साथ न्यूक्लियर डील जो तुमने अभी रद्द करने की घोषणा कर दी थी कुछ देर पहले ईरान ने, तुम अगर नहीं करोगे तो आई एम कोटिंग जो ट्रंप ने धमकी दी है, उन्होंने कहा कि हम बहुत उन्नत किस्म के, एडवांस किस्म के वेपन बनाते हैं और ढेर सारे हमारे बनाए हुए वेपन वो इजराइल के पास हैं और तुमको बड़ा महंगा पड़ेगा ईरान। सर, ट्रंप का एक कदम इधर चलना, एक कदम उधर चलना, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो और चाहे ऑपरेशन राइजिंग लायन हो ईरान के ऊपर, ये क्या कहलाता है? और साथ में मैं सच चाहूंगा कि भारत का इससे क्या सरोकार है, क्योंकि भारत के लिए अगर ईरान हमारा एक अच्छे संबंध वाला मुल्क है तो इजराइल भी हमारे लिए हमेशा साथ खड़ा रहा है। कैसे देखते हैं सर आप? जी अवनीश जी, सबसे पहले तो मैं उन आत्माओं की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा जो कल हमारे देश में इतनी बड़ी दर्दनाक दुर्घटना हुई है। भगवान उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे। उसके बाद में मैं आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। अब मैं आपके पॉइंट की तरफ आता हूं, सिमिलरिटी। देखिए अवनीश जी, हमें इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है कि दुनिया हमारी नकल करनी शुरू कर दी। इससे ये साबित होता है भारत एक उभरती हुई ताकत है इस दुनिया में। जहां तक ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन राइजिंग लाइन का सवाल सिमिलरिटीज के लिए है, बिल्कुल आपने 3 पॉइंट्स बताए, वो बिल्कुल वैलिड हैं। मैं इसको उल्टी तरफ से लेता हूं। जैसे आपने बताया कि सबसे पहले उतावलापन दिखाना, ऑपरेशन सिंदूर में भी सबसे पहले ट्रंप ने ट्वीट किया, फिर रीट्वीट किया, फिर उनके विदेश मंत्री ने फिर ट्वीट किया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात की, फिर उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से उन्होंने इतना लेवल गिरा दिया अपना कि उनसे बात की। अभी इस केस में भी सुबह जो इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी थी ट्रंप साहब ने,
कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये इजराइल का अपना उठाया हुआ एक कदम है, उनका एक तरफा लिया हुआ ये निर्णय। इसी तरह से दूसरी जो बात आपने बताई कि इजराइल ने बोला हमारे सब पायलट सुरक्षित आ गए, यही स्टेटमेंट मोदी जी ने हमारे ऑपरेशन सिंदूर के बाद में दी थी कि हमारे सब पायलट सुरक्षित वापस आ गए हैं अपने लक्ष्य की पूर्ति करने के बाद में। ठीक है, तो इस तरह से हमें इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है कि दुनिया हमारी अभी कॉपी करने लगी है। इससे ये सिद्ध होता है कि हम दुनिया में एक उभरती हुई बहुत बड़ी पावर है। जहां तक इनका लक्ष्य था, सबसे पहला लक्ष्य उनका था यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर जो नतांज में था ईरान में, उसके ऊपर अटैक करना था। दूसरा उनका जो बैलिस्टिक मिसाइल हब है उसको निस्ते नाबूद करना था। तीसरा इनका मकसद था जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के जो मेन ऑफिसर्स, बड़े बड़े जो शीर्ष अधिकारी जिनको बोलते हैं हम, उनके ऊपर अटैक करना था। और उनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट, परमाणु वैज्ञानिक जो हैं, जिनमें मेन दो बड़े साइंटिस्ट थे, मोहम्मद मेहदी तेहरानची और फरेदून अब्बासी, इनके ऊपर अटैक करना था। और लास्ट में उन्होंने उनके जो मिलिट्री बेस, मिलिट्री कमांड बेस और सिविल एरियाज के ऊपर भी अटैक करना था। इस लक्ष्य के साथ में उन्होंने ऑपरेशन राइजिंग लाइन को लॉन्च किया था, जो कि 13 जून 2025 को इजराइल ने इस मकसद से शुरू किया था कि उनकी परमाणु शक्ति, जो उभरती हुई परमाणु शक्ति है, उसको खत्म किया जाए। उनके जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हब हैं उनको नेस्ते नाबूद किया जाए। और जो इनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए दूसरे जो साइंटिस्ट बम बना रहे हैं उनके ऊपर टारगेट करके बहुत ही सटीक तरीके से, जिसको प्रिसिजन अटैक कहते हैं, वो करके इंडिया ने भी वही प्रिसिजन अटैक किया था। यहां भी इसमें ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन राइजिंग लाइन की सिमिलरिटी आती है। तभी मैं कह रहा हूं दुनिया ने इंडिया की नकल करनी शुरू कर दी। जी अवनीश। बिल्कुल सर। अच्छा, इसमें अब चूंकि अमेरिका सीधे सीधे सामने आ गया है, जी रशिया की कोई भूमिका इसमें दिखाई देती है? और दूसरा एक पॉइंट मेरा रह गया सर, कि हमारे लिए अगर ईरान हमारा कम से कम दुश्मन तो बिल्कुल नहीं है, हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, आप उसको बहुत अच्छा मित्र नहीं कह सकते लेकिन मित्र राष्ट्र कह सकते हैं। और जी इजराइल के साथ तो हमारी मित्रता उस लेवल तक जाती है कि जब दुनिया का कोई मुल्क हमारे साथ नहीं खड़ा होता था डिफेंस के मामले में, तब इजराइल हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो इसके भारत के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है? और रशिया की इसमें कोई भूमिका, चीन की कोई भूमिका, क्योंकि अब इसमें सीधे सीधे अमेरिका इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। जी, देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इजराइल का ईरान के ऊपर अटैक करने का, ये ऑपरेशन राइजिंग टाइगर लॉन्च करने का उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था न्यूक्लियर ट्रिगर को डीकैपेसिटेट करना, निष्क्रिय करना। क्योंकि ईरान इतने अब परमाणु बम बनाने के कगार पे है, जिससे इजराइल को तत्कालिक खतरा महसूस हुआ। इसलिए उन्होंने पहला ऑब्जेक्ट अपना न्यूक्लियर ट्रिगर को निष्क्रिय करना रखा। दूसरा, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हब हैं, उनके लिए जो हजारों मिसाइल्स का जखीरा ईरान ने बना लिया है, उसके लिए इजराइल के लिए, उसके लिए मतलब इजराइल के लिए वो बहुत बड़ा खतरा है और वो किसी टाइम भी अटैक कर सकते हैं। तीसरा, जो प्रॉक्सी वॉर नेटवर्क है, जैसे हिजबुल्ला, हुती, इन संगठनों को जो मदद पहुंचाई जा रही है ईरान की तरफ से, उसको भी कम करना और उसको जो मदद मिल रही है उसको कम करना है। अभी हमारी, जैसे आपने पूछा कि हमारे तो संबंध दोनों देशों से अच्छे हैं,
सबसे बड़ा खतरा तो इजराइल को तो है ही, बट प्रॉक्सी में अमेरिका को है, क्योंकि अमेरिका ने अपने परमाणु हथियार जैसे डिक्लेयर भी कर दिए हैं, इजराइल के पास रखे हुए हैं। ईरान और इजराइल की दोनों तरफ से हम जुड़े हुए हैं, भारत रणनीतिक रूप से, और उसके लिए आज ही भारत ने एक अपने नागरिकों के लिए तेहरान में एडवाइजरी जारी कर दी है कि आप किसी भी गतिविधि में भाग ना लें और इन गतिविधियों से बच के रहें। इसलिए हमारे लिए ये दोनों ही चीजें बहुत दोनों देशों से संबंध बैलेंस बना के चलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी बिल्कुल सर। अच्छा, एक चीज और, जब भी इजराइल के खिलाफ जो है सामने अगर ईरान आता है, तो एक जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनका पूरा का पूरा वो नंबर जो है वो सामने आ ही जाते हैं। आपने देखा ही कि तुर्की ने किस तरीके से सीधे कहना शुरू किया कि ये इमीडिएट बंद होना चाहिए, लेकिन बाकी और इस्लामिक जो कंट्रीज हैं वो जरा अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। हालांकि उम्मीद ऐसी थी कि तुरंत ईरान के साथ फट पड़ेंगे सारे। यही चीज पाकिस्तान के साथ भी हो जानी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी ऐसा नहीं हुआ कि सारे के सारे फट के तुरंत खड़े हो गए। किसी ने बड़े सावधानी वाला मामला देखा। तुर्की जो है वो तो नया खलीफा बनने के चक्कर में कहीं भी कुछ हो रहा तो वहां शुरू हो जा रहा है। ये जो एक नया चेंज आया है, मुस्लिम उम्मा जो सो कॉल्ड था, वो अब काफी सावधानी भरा रास्ता अपनाने लगा है। इसको कैसे देखा जाए सर? मैं इसको फिर भारत की एक रणनीति की जीत बताऊंगा। जब रशिया के खिलाफ में सारी यूरोपियन कंट्रीज हो गई थी, अमेरिका उसके खिलाफ था, फिर भी भारत ने उससे तेल लिया, जिसमें मोदी जी की ये प्रशंसा की गई कि वो अपने देश के हित के लिए कार्य करते हैं, वो किसी भी गुट में नहीं शामिल होना चाहते। तो उससे सीखते हुए अभी सभी लोगों के अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, अपनी कंट्रीज के हित हैं, जो अपने देश के हित हैं, उनको सर्वोपरि रख के बड़ी सावधानी से फूक फूक पर कदम रख करके आगे के निर्णय लेते हैं। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर में भी हुआ था। एकदम से जो भी कंट्रीज थे, देखो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ में ईरान कुछ हद तक आया था, टर्की था, उसके बाद में अजरबैजान था, बाकी चाइना ने भी कोई ओपन स्टेटमेंट नहीं दी थी। तो जहां तक मुस्लिम कंट्रीज का सवाल है, वो भी अपने हितों को देख करके तब आगे कदम बढ़ा रहे हैं, किस ग्रुप के साथ में कब अलाइन होना है। लेकिन बाद में जब OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का जो बैठक हुई थी, उसमें बहुत से राष्ट्र पाकिस्तान के भी साथ में हो गए थे। तो वो सब मौका देख करके बात करते हैं और उसी हिसाब से अपने आगे कदम बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल सर। ये तो हो गया, कम से कम मुस्लिम उम्मा कमजोर पड़ चुका है। वो अब स्वार्थ वाली बात देख रहा है कि जहां उसका मौका लगा वहां हुआ। ये उसी तरह से कुछ है सर कि रिश्तेदारी में जब सब इकट्ठे होंगे तो कहेंगे नहीं नहीं हम एक खानदान के लोग हैं। तो IOC में जब वो बैठते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं वहां पर तो ईरान भी हमारा है, पाकिस्तान भी हमारा है। लेकिन सर, क्या ये अब सीधे दिखाता है कि जियो पॉलिटिक्स में जो वर्ल्ड ऑर्डर है, न सिर्फ उसमें बदलाव हो रहा है, अमेरिका का वो पुराना रुतबा नहीं रहा, और बाकी सारे चीजें जहां एक तरफ अमेरिका कहीं खड़ा होता था तो तुरंत रशिया हरकत में आ जाता था। तो क्या कहीं जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस में बदलाव हो रहा है, उसी के साथ जियो पॉलिटिक्स बदलने के साथ ही साथ क्या वर्ल्ड ऑर्डर भी सर रीअलाइनमेंट का एक दौर है जो हम देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही अवनीश जी आपने। जैसा कि मैंने बताया, उसी पॉइंट से जोड़ के मैं बताऊंगा कि सब को अपने देशों के हित देख करके आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं। उसी तरह अमेरिका का वो रुतबा नहीं रहा। देखिए, किसी भी देश का रुतबा उसके हेड के ऊपर डिपेंड करता है। अब भारत का रुतबा क्यों बढ़ा है? क्योंकि उसका हेड जो है वो एक बहुत स्थिर प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो अपने देश के हितों को रख करके बड़े दृढ़ निश्चय के साथ में
निर्णय लेता है, जो देश के हित में होते हैं। उसी तरह अमेरिका दुनिया का नंबर 1 कंट्री होता था किसी जमाने में, लेकिन अभी ट्रंप सरकार आने के बाद में और इनकी स्टेटमेंट इतनी फ्लक्चुएट करती है, सुबह कुछ स्टेटमेंट देते हैं, दोपहर को कुछ और शाम को कुछ स्टेटमेंट हो जाती है। इससे अमेरिकन पॉलिसी जो बन गई है वो स्थिर है, बट ये स्टेटमेंट की वजह से जो हेड ऑफ द स्टेट की तरफ से जो आ रही है उसकी वजह से अमेरिका ने अपने रुतबे को कम किया है। मैं ये तो नहीं कहूंगा बिल्कुल खत्म कर दिया है, बट अपने रुतबे को बहुत हद तक कम कर दिया है। बिल्कुल सर, ये एक सिचुएशन दिखाई दे रही है। चलते चलते सर एक और रक्षा के हिसाब से भारत का कोई रोल बनता नहीं है उसमें। हालांकि भारत ने ये कहा है कि हम मानवीय मदद देने के लिए तैयार हैं, तो ये तो भारत का एक अपना नेचर है। वो इजराइल को भी ह्यूमैनिटेरियन एड ऑफर कर रहा है, तो ईरान के लिए भी ह्यूमैनिटेरियन एड ऑफर कर रहा है। लेकिन हमारे आर्थिक जो एक्टिविटी हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, क्योंकि हमारा रशिया से तेल ईरान के थ्रू ही आना होता है, और भी बहुत सारे ऐसी ट्रेड की चीजें हैं। क्या कुछ फौरी यानी तुरंत फुरत में अगर ये और एक्सेलरेट होता है मामला और ये और आगे बढ़ता है, क्योंकि ईरान भी बट नेचुरल है, ईरान ने एक पहले लेवल का तो हमला कर ही दिया है इजराइल पे। हालांकि इजराइल कह रहा है कि हमने सारे ड्रोन अटैक्स जो है उनको नाकाम कर दिए हैं। तो क्या फौरी तौर पर इसके क्या असर दिखाई दे सकते हैं भारत पर? जी, देखिए अवनीश जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, इससे हमें जो असर पड़ेंगे और सबक सीखने को मिला है वो ये है कि सबसे पहले हमें रणनीतिक संयम बरतना होगा। अपने पड़ोसी देशों से जुड़ी संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर रणनीति बनानी होगी सबसे पहले। जैसे आप कह रहे हो, रशिया हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है, लेकिन तेल हमारा ईरान के थ्रू ही आना है, तो हमें अपने रिलेशंस को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा ये है कि हमारी साइबर सिक्योरिटी और जो इंटेलिजेंस है उसको हमें बहुत सशक्त करना पड़ेगा, क्योंकि मोसाद ने जो काम किया है वो सिर्फ इंटेलिजेंस ड्रिवन था। वो उसके ऊपर उन्होंने खुफिया जानकारी ले करके और तभी ये सब ऑपरेशन प्लान किए। तीसरा, हमें अपनी ऊर्जा पूर्ति के लिए वैकल्पिक योजनाएं बनानी पड़ेंगी। जैसे आपने बताया ईरान से होकर आएगा तेल, तो उसका हमें एक वैकल्प ढूंढना पड़ेगा। इससे तेल आपूर्ति बाध्य होने पे हमें फिर क्या और कहां से क्या करना पड़ेगा, वो ऊर्जा के वैकल्पिक ढूंढने पड़ेंगे। तो इन चीजों से हमें बहुत सीखने को मिला है कि उनके ऑपरेशन से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और हमें पहले से उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। जी अवनीश। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और जैसा आपने कहा कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सीखने की जरूरत है, वैसे ही आपने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और भारत की नई सामरिक जो क्षमता है और जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है हमारे सेना के तीनों विंगों की, उसको देखकर दुनिया ने भी हमसे बहुत कुछ सीखा है और वो साफ साफ तौर पर इस समय दिखाई दे रहा है। रही बात अमेरिका के ट्रंप चचा की, तो ट्रंप चचा की वही वाली स्थिति अब मुझे दिखाई दे रही है सर। मैं उसको देशज में कहूंगा कि जैसे गांव का कोई बुजुर्ग या परिवार का कोई बुजुर्ग काफी उम्र हो जाती है, तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि इनकी बुद्धि जो है वो सटक गई है, ये सुबह कुछ और बोलते हैं, दोपहर में कुछ और बोलते हैं और शाम को कुछ और बोलते हैं। लेकिन ये बात भी सही है सर कि घर के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग भी होते हैं। तो मुझे लगता है कि अमेरिका के सरपंच की हालत वही हो गई है और कम से कम ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से बड़बोलापन ट्रंप ने दिखाया था, एक बार फिर ऑपरेशन राइजिंग लायन में भी ट्रंप का बड़बोलापन सामने आ रहा है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के समय ट्रंप को लेके जो हमारे यहाँ की पार्टियां बड़ा बैंड बाजा बारात निकाल के घूम रही थी, तो वो देखने कि कम से कम ट्रंप आदतन बहके और बड़बोले अब साबित हो रहे हैं अपने दूसरे टर्म में। रही बात भारत के लिए, तो भारत के लिए ईरान भी अपना महत्व रखता है, उसी तरह इजराइल भी हमारे साथ चट्टान की तरह खड़ा है। इजराइल के साथ हमारे इमोशनल भी मरहले हैं, क्योंकि इजराइल भी अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहा है, हम भी अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं, हम भी निशाने पर हैं।
इजराइल भी उसी प्लेटफॉर्म पर निशाने पे है। दर्शक मेरा इशारा समझ रहे होंगे, बहुत कुछ खुल के कहने की आवश्यकता नहीं है। सर, आपने जी हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और कर्नल एसपी मलिक सर दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।